नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज अगर परमाणु युद्ध हुआ तो बाजी कौन पलटेगा? सीरिया में तुर्की किसके सहारे अपने दुश्मनों को निपटाने लगा? क्या ताइवान पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो गया है? और दाऊद इब्राहिम पर पाकिस्तान के पसीने क्यों छूटे? बहुत बड़ी खबर आ रही है। पुतिन ने यूक्रेन के कई शहरों पर फिर अटैक कर दिया है। यूक्रेन के निकोलेव शहर पर रॉकेट से अटैक हुआ है। इसके अलावा कीव के उत्तरी इलाके में मिसाइलें दागी गई। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के 2 दिन से कीव पर हो रहे हमलों में 4 लोगों की जान गई, जिनमें एक गर्भवती महिला और उनका पति शामिल है। इस बीच जेलेंस्की ने बयान जारी किया और कहा कि यूक्रेन में भयंकर युद्ध चल रहा है। कीव और निकोलेव समेत यूक्रेन के कई शहरों में इस समय एयर अलर्ट है, क्योंकि 8 अक्टूबर के बाद से वहां लगातार हवाई हमले हो रहे हैं। एक दिन पहले ही पुतिन ने कीव पर आत्मघाती ड्रोन से हमला किया था और अगले दिन भी आसमान से बम बरसे। इस बार तो पुतिन ने दायरा और बढ़ा दिया, क्योंकि उनकी मिसाइलों और रॉकेट ने कीव के अलावा कई और शहरों में भी विनाश लीला की। क्राइमिया ब्रिज अटैक के बाद पुतिन को रोकना मुश्किल हो गया है, क्योंकि यूक्रेन की इस हरकत ने पुतिन को इस कदर भड़का दिया कि उन्होंने यूक्रेन जंग में अपना सबसे खतरनाक रूप दिखाना शुरू कर दिया। और कीव समेत यूक्रेन के कई शहर धमाकों से गूंज उठे। निकोलेव में भी रॉकेट दागे गए, जिसके वीडियो में आसमान में उड़ता ड्रोन दिखा और फिर जोरदार धमाका सुनाई दिया। कीव पिछले हफ्ते से पुतिन की विनाश लीला देख रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि क्राइमिया ब्रिज अटैक का बदला पुतिन कीव को बर्बाद करके ले रहे हैं। लेकिन कीव के अलावा भी कई और शहर हैं जो पुतिन की मिसाइलों का शिकार बने। निकोलेव उन्हीं में एक है, जहां रूस की मिसाइलों ने कई घर उजाड़ दिए। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए और ऊंची ऊंची इमारतें मलबे के ढेर में बदल गईं। खबर है कि यूक्रेन के कई शहरों में रूस ने हाहाकार मचा रखा है और वहां पुतिन की मिसाइलें तांडव कर रही हैं। रूस ने एक दिन पहले जब कीव पर हमला किया था तो जेलेंस्की ने हमलों के कुछ वीडियो खुद शेयर किए थे और दावा किया था कि इतनी तबाही के बावजूद जंग तो यूक्रेन ही जीतेगा, क्योंकि जेलेंस्की की सेना भी मौका देखकर पलटवार करने से नहीं चूक रही। जिसका सबूत है ये वीडियो, जिसमें एक जोरदार धमाका हुआ और एक कैंप उड़ गया। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के हमलों के जवाब में उसने रूस के सैनिकों का एक कैंप उड़ा दिया। यही नहीं, जेलेंस्की ने बयान दिया कि यूक्रेन में भयंकर युद्ध चल रहा है। यानी यूक्रेन लगातार दावा कर रहा है कि इस जंग में दोनों देशों की कांटे की टक्कर हो रही है। लेकिन पुतिन जेलेंस्की के इन सारे दावों से बेफिक्र हैं और यूक्रेन पर मिसाइलें दागे जा रहे हैं। ना वो रुक रहे हैं, ना उनकी सेना, जिसका सबूत है कीव, जहां पहले मिसाइलें गिरी और फिर आत्मघाती ड्रोन से हमला हुआ, जिसका एक दिन पहले वीडियो भी आया था, जिसमें कीव के रिहायशी इलाकों में बमबारी की खौफनाक तस्वीरें दिखी। डरे सहमे लोग यहां वहां भागते नजर आए। कीव पर ये हमले लगातार जारी हैं। ऐसा लग रहा है मानो पुतिन कीव का नामो निशान मिटाने पर तुले हुए हैं। रही बात यूक्रेन के दूसरे शहरों की, तो वहां भी कम तबाही नहीं हुई है। जापोरिजिया में परमाणु पावर प्लांट पर हमला हुआ तो जतोमर में मिसाइलें पावर प्लांट पर गिरी, जिसका नतीजा यह हुआ कि वहां पानी और बिजली सप्लाई बंद हो गई। पुतिन का प्लान यूक्रेन को बिजली और पानी के लिए तरसाने का है और कहा जा रहा है कि इसी वजह से वो चुन चुनकर उन जगहों पर मिसाइलें दाग रहे हैं जहां पावर प्लांट है। खबर है कि पुतिन ने कीव, जापोरिजिया, निकोलेव, जतोमर, ल्वीव, चेर्नोबिल, लुहांस्क, खार्किव, ओदेसा और डॉनबास के 2 शहरों में बिजली की सप्लाई रोकने का प्लान बनाया है और इसीलिए वो वहां के पावर प्लांट पर मिसाइलें गिरा रहे हैं, जिससे यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूब सकता है। क्योंकि खबर है कि इन हमलों में रूस की मिसाइलों ने यूक्रेन के 30% पावर प्लांट को निशाना बनाया है। पश्चिमी यूक्रेन के एक बड़े पावर प्लांट पर 2 बार मिसाइल अटैक हो चुका है, जिसकी वजह से बिजली और पानी की किल्लत होनी शुरू हो चुकी है। कई जगहों पर पावर कट हो रहा है, पानी की सप्लाई रोकी गई है और अगर पुतिन नहीं रुके तो यूक्रेन में परेशानी बढ़ती जाएगी। क्योंकि यूक्रेन में ऐसा महाविनाश होगा जिससे जेलेंस्की तो क्या, अमेरिका भी उसे बचा नहीं पाएगा। हालांकि जेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं और दावा कर रहे हैं कि जंग तो यूक्रेन ही जीतेगा। लेकिन यूक्रेन में इमरजेंसी वाले हालात हैं, जो बद से बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि पुतिन नहीं रुक रहे। उल्टा एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन ने सेना के अफसरों से हमले तेज करने को कहा है, क्योंकि यूक्रेन जंग लंबी खिंच गई है और अब तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। लेकिन पुतिन ने तय कर लिया है कि यूक्रेन के टुकड़े टुकड़े करके मानेंगे, जिसके लिए उन्होंने अपनी सेना को खुलकर हमला करने की छूट दे दी है। उधर रूस और यूक्रेन में छिड़ी भीषण जंग का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर मिसाइलों से हमला होता दिखा। वहां एक सड़क से सेना का एक बड़ा काफिला गुजर रहा था, लेकिन तभी सड़क के दोनों ओर से बरसी मिसाइलों ने वहां कहर ढा दिया।
हमले से पहले वहां सुनसान सड़क पर कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां गुजरती दिखाई दी। तभी अचानक सड़क के एक तरफ से मिसाइल दाग दी गई। इसके बाद कुछ ही पलों में वो अपने टारगेट से टकराई और उसे तबाह कर दिया गया। अभी कुछ ही सेकंड बीते होंगे कि एक और मिसाइल सड़क की दूसरी तरफ से छोड़ दी गई। उसने भी अपने निशाने को उड़ा दिया। लेकिन कातिल मिसाइलों का यह हमला यहीं नहीं रुका, बल्कि वहां से भाग रही गाड़ियों को निशाना बनाकर एक और मिसाइल दागी गई। पहले की दोनों मिसाइलों की तरह ही इसने भी अपने टारगेट के परखचे उड़ा दिए। हालांकि हमला किस जगह किया गया इसकी जानकारी नहीं मिल पाई और न ही इस बात का पता चला कि वायरल वीडियो में जिस सेना पर हमला होते दिखा वो रूस की थी या फिर यूक्रेन की थी। इस बीच नेटो और रूस दोनों ने परमाणु ड्रिल शुरू कर दी और दोनों के बॉमर आसमान में गरजे। नेटो में शामिल 14 देशों के लड़ाकू विमान बेल्जियम में ड्रिल कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका का B-52 बॉमर भी शामिल है। यह बॉमर चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि यह कहीं भी परमाणु बम गिरा सकता है और इसी वजह से अमेरिका के B-52 बॉमर से दुनिया डर रही है, क्योंकि इससे होने वाली बमों की बारिश चुटकियों में जमीन का एक हिस्सा तबाह कर सकती है। बेल्जियम और ब्रिटेन के पास नॉर्थ सी में चल रहे इस अभ्यास के दूसरे दिन अमेरिका के USS जॉर्ज H.W. बुश ने हिस्सा लिया और इस एयरक्राफ्ट कैरियर से लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। इसके अलावा अमेरिका के रैप्टर F-22 और F-16 ने भी आसमान में दम दिखाया। इन लड़ाकू विमानों ने ब्रिटेन के पास नॉर्थ सी के ऊपर उड़ान भरी। नेटो में शामिल 14 देश ये ड्रिल अमेरिका की अगुवाई में कर रहे हैं। So it's a great opportunity to, like I said, build our partnerships. नेटो की ये परमाणु ड्रिल 30 अक्टूबर तक चलेगी, जिसमें 60 से अधिक लड़ाकू विमान दुनिया को अपनी परमाणु शक्ति दिखाएंगे। नेटो इसे रूटीन एक्सरसाइज बता रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी पूरी दुनिया जानती है। और इस कहानी के हीरो हैं पुतिन, जिनकी परमाणु धमकी ने नेटो में हड़कंप मचा दिया, क्योंकि पुतिन किसी से नहीं डरते। यूक्रेन पर हमला करके उन्होंने नेटो को सीधी चुनौती दी और बाइडेन देखते रह गए। रही सही कसर उन्होंने तब पूरी कर दी जब यूक्रेन के 4 इलाकों में रेफरेंडम करवा दिया और डंके की चोट पर बोल दिया कि खैरसॉन, डोनेस्क, लुहांस्क और जापोरिजिया का रूस में विलय होगा और अगर किसी ने इस मामले में टांग अड़ाई तो उसे परमाणु हमला झेलना पड़ सकता है। माना जा रहा है कि पुतिन की इसी धमकी ने बाइडेन एंड कंपनी को अपना परमाणु दम दिखाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि रूस ने भी परमाणु ड्रिल शुरू कर दी है। पहले ही आ चुकी थी कि ये बात रूस की न्यूक्लियर ड्रिल भी अक्टूबर में ही होगी और अब उसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें रूस का Tu-95 बॉमर उड़ान भरता नजर आया। रूस का ये बॉमर क्रूज मिसाइल लेकर उड़ा, जिसके जरिए उसने अमेरिका को बता दिया कि रूस बॉमर का जवाब बॉमर से देना जानता है। एक दिन पहले ही खबर आई थी कि रूस के 7 Tu-160 नेटो देश नॉर्वे की सीमा के पास तैनात हैं और अगले ही दिन रूस के बॉमर की ड्रिल का वीडियो आ गया। मतलब पुतिन बाइडेन से कह रहे हैं कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। यही नहीं, पुतिन ने बाइडेन को चिढ़ाने के लिए यह भी ऐलान कर दिया कि वो यूक्रेन के रेफरेंडम वाले इलाकों को न्यूक्लियर प्रोटेक्शन देंगे। मतलब पुतिन ने फिर से बता दिया कि वो खैरसॉन, डोनेस्क, लुहांस्क और जापोरिजिया को अपना हिस्सा मानते हैं और उनके खिलाफ बोलने वालों को सबक सिखा सकते हैं, क्योंकि ये दूसरी बार है जब उन्होंने इन 4 इलाकों की रक्षा के लिए परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बात कही और बता दिया कि यूक्रेन के जिन 4 इलाकों में जनमत संग्रह हुआ वहां की रक्षा पुतिन परमाणु हथियारों से करेंगे, क्योंकि रूस ने बयान दिया कि खैरसॉन, डोनेस्क, लुहांस्क और जापोरिजिया उसके न्यूक्लियर अम्ब्रेला का हिस्सा हैं और वो उनकी भी वैसे ही रक्षा करेगा जैसे रूस के बाकी इलाकों की करता है। मतलब नेटो ड्रिल करे या धमकी दे, पुतिन नहीं डरने वाले। वो डंके की चोट पर परमाणु ड्रिल भी कर रहे हैं और यूक्रेन के 4 इलाकों को रूस का भी बता रहे हैं और इसीलिए डर लग रहा है कि कहीं ड्रिल के नाम पर परमाणु युद्ध की तैयारी तो नहीं हो रही, या यूं कहें कि अक्टूबर महीने में हो रही न्यूक्लियर ड्रिल परमाणु जंग का ट्रेलर तो नहीं है। इधर उत्तराखंड के केदारनाथ से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। वहां गरुड़ चट्टी के पास यात्रियों को ला रहा एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें पायलट समेत 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया गया कि खराब मौसम और घाटी में कोहरा होने की वजह से यह हादसा हुआ। केदारनाथ से नीचे गुप्तकाशी की तरफ जाते वक्त जो है उनका घटना हो गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही SDRF और पुलिस की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। उधर रूस और यूक्रेन की जंग में दोनों तरफ से खेलने में लगे तुर्की ने अब पड़ोसी देश सीरिया में भी पलटी मार ली है। खबर है कि सीरिया की सरकार के खिलाफ लड़ रहे विद्रोहियों के साथ खड़ा तुर्की अब सीरिया से निकलना चाहता है, इसलिए उसने सीरिया के विद्रोही गुटों के साथ ही डबल गेम खेलना शुरू कर दिया है ताकि तुर्की अपना उल्लू सीधा कर सके। इस काम के लिए तुर्की ने मोहरा बनाया है सीरिया के चरमपंथी संगठन HTS यानी हयात तहरीर अल शाम को, सीरिया के विद्रोहियों के उस गुट को जिसे तुर्की खुद आतंकी संगठन मानता है। पिछले हफ्ते उस HTS के लड़ाकों की टोली ने उत्तर पश्चिमी सीरिया के आफरीन शहर पर धावा बोल दिया था।
आफरीन शहर पर तुर्की के समर्थन वाली सीरियन नेशनल आर्मी का कब्जा है, जो कि असद सरकार की विरोधी है। लेकिन सीरियन नेशनल आर्मी के ही कुछ गुटों ने एचटीएस से हाथ मिला लिया। तुर्की के साथियों ने उसके दुश्मन से दोस्ती कर ली और तुर्की ने चूं तक नहीं की। इस बात ने पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया। तुर्की अब तक सीरिया के विद्रोहियों के साथ मिलकर वहां के राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार गिराने में लगा था। लेकिन अब तुर्की के राष्ट्रपति रेजिप तैयब एर्दोआन के सुर बदल गए हैं। और वो इसलिए बदल गए हैं क्योंकि अगले साल तुर्की में चुनाव हैं। बीते 2 दशक से तुर्की की सत्ता में जमे हुए एर्दोआन के लिए इस बार मुकाबला मुश्किल है, इसलिए वो किसी भी तरह अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। और उसके लिए तुर्की की एर्दोआन सरकार सीरिया की बशर अल असद सरकार से बातचीत शुरू करने की कोशिश में लगी है। बात असल में यह है कि तुर्की की आसमान छूती महंगाई की वजह से वहां बसे सीरिया के शरणार्थियों के खिलाफ जबरदस्त माहौल बन गया है। सीरिया से लड़ाई खत्म करके एर्दोआन उन शरणार्थियों से छुटकारा पाना चाहते हैं। फिर उनके समर्थन वाली सीरियन नेशनल आर्मी में इतनी फूट है कि वो कमजोर पड़ गई है। वहीं एचटीएस सीरिया का बेहद ताकतवर जिहादी गुट है, इसलिए तुर्की एचटीएस पर दांव लगाकर बशर अल असद से सौदेबाजी करना चाहता है। इधर आतंकियों और गैंगस्टरों के बीच गठजोड़ पर एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की। उसने दिल्ली और पंजाब समेत 5 राज्यों में 40 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की, जिनमें हरियाणा के सोनीपत में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े 2 शार्प शूटरों के ठिकाने भी शामिल रहे। विरोध की आशंका को देखते हुए एनआईए की टीम के साथ भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। बताया गया कि ये कार्रवाई भारत और विदेशों में आतंकियों, गैंगस्टरों और ड्रग्स माफिया के गठजोड़ को खत्म करने के मकसद से की गई। इस छापेमारी में एनआईए ने अलग अलग जगहों से भारी मात्रा में कैश, गहने और हथियार भी बरामद किए। उधर रूस के येस्क शहर में एक लड़ाकू विमान के क्रैश होने से खलबली मच गई। दावा किया गया कि तकनीकी खराबी की वजह से रूस का SU-34 अचानक एक रिहायशी बिल्डिंग से जा टकराया, जिसके बाद वहां ऐसा धमाका हुआ कि बिल्डिंग की 5वीं मंजिल तक आग की लपटें उठती दिखी। आग भी ऐसी कि शहर के हर कोने से जलती बिल्डिंग साफ दिखाई दी। बताया गया कि फाइटर जेट के टकराने से बिल्डिंग में मौजूद 13 लोगों की जान चली गई। यह हादसा इतना भयानक था कि आसपास रहने वाले लोगों की रूह कांप उठी। वहां से आए वीडियो में आसमान में उड़ता SU-34 जैसे ही बिल्डिंग से टकराया, वहां आग का बड़ा सा गोला बनता दिखा। इसके बाद दहशत तब और बढ़ गई जब वहां रह रहकर धमाके होने लगे। दावा किया गया कि आग की लपटें इतनी जोरदार थी कि उन्हें बुझाने के लिए येस्क के दमकल विभाग की पूरी टीम झोंकनी पड़ गई। वहां फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियां तैनात की गईं, जिन्होंने किसी तरह आग पर काबू पाने के साथ ही वहां फंसे कई लोगों को बाहर निकाला। इधर 23 अक्टूबर को छोटी दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहां वो सबसे पहले रामलला के दर्शन करेंगे और इसके बाद वहां बन रहे राम मंदिर के काम को देखेंगे। पीएम वहां श्री राम कथा पार्क में राम के राज्याभिषेक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। फिर वो सरयू नदी के किनारे होने वाली आरती में हिस्सा लेंगे और इसके बाद दीपोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस बीच आशंका है कि बीते 8 साल से गृह युद्ध की आग में सुलग रहे यमन में अब भयानक जंग छिड़ सकती है। आर पार की ऐसी जंग जो यमन की कुर्सी का किस्सा ठिकाने लगा दे। ऐसा इसलिए क्योंकि यमन की सरकार ने अपनी सेना को जंग के लिए तैयार रहने का ऑर्डर दे दिया है। यमन की सरकार ने अपनी फौज को आदेश दिया है कि वहां चंद दिनों में होने वाले जबरदस्त बदलावों के लिए वो अपनी कमर कस ले। बदलाव इसलिए क्योंकि यूएन की काफी कोशिश के बाद 2 अप्रैल को यमन में 2 महीने का युद्ध विराम लागू किया गया था, जो कि बढ़ाकर 2 अक्टूबर तक कर दिया गया। लेकिन अब वो सीज फायर एक्सपायर हो चुका है, क्योंकि हूथी विद्रोही उसे बढ़ाने के लिए नहीं माने। इसलिए यमन की सरकार को डर है कि पिछले 6 महीने से जो शांति यमन में कायम थी, उसे अब बम धमाके और तोप गोले चीरने वाले हैं। यमन में 2014 से वहां की सुन्नी सरकार और ईरान के समर्थन वाले शिया हूथी विद्रोहियों के बीच सत्ता की लड़ाई छिड़ी हुई है। राजधानी सना पर भी हूथी विद्रोहियों का ही राज है, लेकिन लग रहा है कि अब यमन की सरकार ने हूथी लड़ाकों के कब्जे से सुई की नोक बराबर जमीन छीनने का भी प्लान बना लिया है। इधर पूर्व क्रिकेटर रॉजर बिनी को बीसीसीआई का 36वां अध्यक्ष चुन लिया गया। वो सौरव गांगुली की जगह लेंगे, जिसका फैसला बीसीसीआई की सालाना बैठक में लिया गया। रॉजर बिन्नी अध्यक्ष पद के अकेले उम्मीदवार थे, जिसकी वजह से उन्हें निर्विरोध चुन लिया गया। इंडियन क्रिकेट इज स्ट्रांग, सो वी विश देम ऑल द लक। रॉजर बिन्नी के बीसीसीआई के अध्यक्ष चुने जाने के साथ ही क्रिकेट बोर्ड से सौरव गांगुली की विदाई हो गई। उधर खबर है कि चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। यह आशंका किसी और ने नहीं बल्कि ताइवान के सबसे बड़े मददगार अमेरिका ने जताई और दावा किया कि चीन की सरकार ने ताइवान पर कब्जा करने की रणनीति पर काम तेज कर दिया है। और इसी के तहत उसने पिछले 2 महीनों में ताइवान की घेरेबंदी कर हर तरफ से मिसाइलें भी दागी थी, जिनमें कई तो ताइवान की हवाई सीमा से भी गुजरी थी। इसके साथ ही पिछले दिनों उसने ताइवान को डराने के लिए उसकी समुद्री सीमा के पास बड़ी मिलिट्री ड्रिल भी की थी
और अब तो शी जिनपिंग ने ताइवान की आजादी छीनने के लिए अपनी सेना को भी वहां उतारने की धमकी दे दी। उन्होंने साफ कर दिया कि ताइवान को अपने देश में शामिल करने के लिए चीन कुछ भी करेगा और शी के इसी बयान ने अमेरिका की भी नींद उड़ा दी। उनके विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने आशंका जता दी कि चीन किसी भी वक्त ताइवान पर हमला कर सकता है। इसीलिए अमेरिका भी चीन को ताइवान पर हमले के लिए आमादा देखकर प्रशांत महासागर में मौजूद अपनी नौसेना के बेड़े को मजबूत करने में जुट गया। और खबर है कि इसके लिए उसने पश्चिम प्रशांत महासागर में मौजूद अपने खतरनाक जंगी जहाज यूएसएस प्रूडेंस को एंटी शिप मिसाइलों से लैस करना शुरू कर दिया, जिसे जंग के दौरान दुश्मन पर घातक क्रूज मिसाइलों से हमला करने में माहिर माना जाता है। असल में अमेरिका भी जानता है कि जंग छिड़ने पर उसे चीन को रोकने के लिए समंदर में मौजूद उसके जंगी जहाजों पर लगातार बमबारी करनी होगी और उसका युद्धपोत यूएसएस प्रूडेंस तो गाइडेड क्रूज मिसाइलों से दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने के लिए ही जाना जाता है। अमेरिका का यह जंगी जहाज वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से लैस है, जिसकी मदद से एक के बाद एक 96 घातक मिसाइलें दागी जा सकती हैं और यह एंटी सबमरीन रॉकेट भी दाग सकता है। साथ ही इसमें नजदीकी हमले के लिए तोप और मशीन गन भी तैनात रहती हैं और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यह समंदर में भी करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से फर्राटा भर सकता है। और अमेरिका को इस जंगी जहाज को आधुनिक मिसाइलों से लैस करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि खबर है कि जंग छिड़ने पर चीन प्रशांत महासागर में मौजूद उसके सबसे बड़े सैन्य अड्डे गुआम को भी निशाना बना सकता है, जिसके लिए उसने अपने जंगी जहाजों में तैनात लड़ाकू विमानों पर हाइपरसोनिक मिसाइलें लोड कर दी और उसने जिन हाइपरसोनिक मिसाइलों को समंदर में तैनात किया उनकी मदद से हवा, जमीन और समंदर तीनों जगहों पर मौजूद दुश्मन को निशाना बनाया जा सकता है। और दावा है कि ये मिसाइलें आवाज की स्पीड से 10 गुना तेज यानी 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टारगेट की ओर उड़ान भरती हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि इनकी रेंज करीब 3,000 किलोमीटर है, जिनकी मदद से चीन गुआम सैन्य अड्डे पर मौजूद अमेरिका के घातक हथियारों के जखीरे को आसानी से निशाना बना सकता है। इधर बिहार के कई जिलों में नदियों के कटाव से लोगों की मुसीबत बढ़ती ही जा रही है, जिसकी एक तस्वीर राज्य के बगहा से सामने आई, जहां कुछ मकान चंद सेकंड में ही नदी में समाते नजर आए। मकानों के पलक झपकते ही नदी में गिरने की वजह से कई गांवों के लोग दहशत में हैं। बगहा जिले का ही एक स्कूल तो कटाव से महज चंद मीटर की दूरी पर है, जो कभी भी गिर सकता है। इसी वजह से एहतियातन स्कूल को खाली करा लिया गया। सामान वहां से हटाकर अलग बिल्डिंग में रखा जा रहा है। मकान के नदी में समाने की घटना सिर्फ बगहा में ही नहीं हुई, बल्कि इससे पहले भागलपुर में भी कई मकान बाढ़ की भेंट चढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से वहां रहने वाले सैकड़ों लोग बेघर हो गए। इस बीच खबर है कि यूक्रेन जंग में पुतिन की जीत के लिए अपनी ताकत झोंक देने वाले चेचन कमांडर रमजान कादिरोव के खिलाफ चेचनिया में ही विद्रोह हो गया। वहां उनके समर्थकों और विद्रोहियों के बीच जमकर गोलीबारी हुई। इसके बाद कादिरोव की बेटी की सुरक्षा और सख्त कर दी गई, जो कि चेचनिया की सरकार में मंत्री हैं, क्योंकि वहां गृह युद्ध जैसे हालात के बीच विद्रोहियों ने कादिरोव के समर्थकों पर जोरदार फायरिंग की, जिसके बाद रमजान कादिरोव के समर्थकों ने भी विद्रोहियों को जवाब दिया। खबर के मुताबिक दोनों के बीच ये झड़प काफी देर तक चलती रही। हालांकि चेचन लड़ाकों के आगे विद्रोही टिक नहीं पाए और भाग खड़े हुए, लेकिन कहा जा रहा है कि ऐसा पहली बार हुआ जब कादिरोव के खिलाफ इस तरह की खुली बगावत हुई और इसी वजह से उनकी 22 साल की बेटी की सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई। कादिरोव को चिंता सताने लगी कि कहीं विद्रोही उनके परिवार पर ही हमला न कर दें, क्योंकि 15 साल से ज्यादा वक्त से कादिरोव चेचनिया की सत्ता संभाल रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने ही लोगों का ऐसा विरोध कभी नहीं देखा था। और अब जो विरोध हुआ उसकी वजह है पुतिन, जिनके एक आदेश पर कादिरोव अपनी जान भी दे सकते हैं और किसी की जान ले भी सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने पुतिन के एक इशारे पर सैकड़ों की संख्या में चेचन लड़ाकों को यूक्रेन भेज दिया, जो पिछले 8 महीनों से यूक्रेन की जंग में अपना खून बहा रहे हैं। पुतिन से किए गए कादिरोव के वादे को पूरा करने के लिए वो अपनी जान तक दे रहे हैं। यूक्रेन ने कई बार यह दावा किया कि 8 महीने की जंग में सैकड़ों चेचन लड़ाके मारे जा चुके हैं। यही वजह है कि रमजान कादिरोव ने कुछ रोज पहले यह कसम खाई थी कि वो जंग में 70,000 और चेचन लड़ाके भेजेंगे। माना जा रहा है कि इसके बाद से ही चेचनिया में उनका और उनके आका पुतिन दोनों का विरोध शुरू हो गया। लेकिन लगता है कि कादिरोव ने इसकी कभी भी परवाह नहीं की, क्योंकि पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि वो चेचनिया के लोगों को जबरन जंग में लड़ने के लिए भेज रहे हैं और जो उनका हुक्म मानने से इनकार कर रहा है उसे जेल में डाल दिया जा रहा है। कई लोगों को तो उनके परिवार की मौत का डर दिखाकर जंग में शामिल होने के लिए तैयार किया जा रहा है। चेचन्या के लोगों ने आरोप लगाया कि कादिरोव अपने आका पुतिन को जिताने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है और इसके लिए वो अपने लोगों से ही बेरहमी कर रहे हैं, जिसकी वजह से चेचनिया में बड़ी संख्या में लोग यूक्रेन की जंग के खिलाफ खड़े हो गए हैं। उनका आरोप है कि पुतिन की एक सनक की वजह से वहां के लोगों की जिंदगी नर्क बन गई है
नौजवानों को जबरन सेना में शामिल कराया जा रहा है, विरोध करने वालों को गायब तक कर दिया जा रहा है। और खबर के मुताबिक वहां ये सब कादिरोव के इशारे पर ही हो रहा है, जिसके बाद पुतिन का विरोध करने वाले अब कादिरोव के खिलाफ भी खुलकर सड़कों पर उतर आए। साथ ही कई विद्रोहियों ने हथियार भी उठा लिए। खबर है कि उन्होंने चेचन लड़ाकों से ही जंग शुरू कर दी। माना जा रहा है कि इसके बाद अब तक विरोध से बेपरवाह रहे कादिरोव के भी कान खड़े हो गए। उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी कि अगर चेचनिया में गृह युद्ध छिड़ गया तो फिर यूक्रेन की जंग का क्या होगा। उनके लड़ाके एक साथ 2 मोर्चों पर कैसे लड़ेंगे, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो फिर पुतिन से किए गए उनके वादे का क्या होगा। इसके साथ ही उन्हें अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता भी सताने लगी। तभी तो उन्होंने अपनी बेटी की सुरक्षा इतनी तगड़ी कर दी कि परिंदा भी उसके आसपास पर न मार सके। और इसके बाद कादिरोव ने अपने खूंखार अंदाज में विद्रोहियों को चेतावनी दी कि उनके खिलाफ वो ऐसी कार्रवाई करेंगे जिसके बारे में किसी ने अब तक सोचा भी नहीं होगा। इधर राजस्थान के भिवाड़ी में एक नाबालिग बच्चों का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी गई। बताया गया कि आरोपियों ने पुलिस वालों से 8 लाख की फिरौती मांगी थी, लेकिन फिरौती नहीं मिलने पर तीनों बच्चों को दिल्ली लाकर उनकी हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने बच्चों की तलाश शुरू की, जिसके बाद 2 शवों को जंगल से बरामद किया गया, जबकि तीसरे की तलाश जारी है। 2 बच्चों के शव वहाँ यमुना इलाके में दिल्ली के अंदर वो सब मिले। वहीं इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। बताया गया कि नशे की लत होने की वजह से आरोपियों ने बच्चों का अपहरण किया ताकि उनके बदले पैसे मांग सकें। उधर अब तक जंग में यूक्रेन के समर्थक और मददगार बने रहे इलॉन मस्क ने एक बार फिर यू टर्न ले लिया। पिछले हफ्ते इलॉन मस्क ने यूक्रेन को दिए जा रहे इंटरनेट का खर्च उठाने से इनकार कर दिया था। केवल 4 दिनों के बाद मस्क ने ऐलान कर दिया कि वो इंटरनेट का खर्च खुद ही उठाएंगे और जंग में यूक्रेन की मदद करते रहेंगे। मतलब 4 दिन पहले तक इलॉन मस्क को स्टारलिंक के इंटरनेट की फीस भारी पड़ रही थी। केवल 4 दिन बाद मस्क को याद आ गया कि यूक्रेन में लड़ी जा रही जंग की कीमत पैसों से कहीं ज्यादा है। 4 दिन में मस्क को यह ज्ञान कहां से मिला, इस पर केवल अटकलें लगाई जा रही हैं। क्योंकि 4 दिन पहले एलोन मस्क की कंपनी ने अमेरिका के रक्षा मंत्रालय को सीधे लिखकर चिट्ठी के जरिए ये बता दिया कि हमेशा के लिए यूक्रेन में स्टारलिंक की सेवा मुफ्त नहीं हो सकती। और यूक्रेन में चल रहा इंटरनेट लगातार स्टारलिंक पर बोझ बढ़ा रहा है। तभी कहा जाने लगा था कि जंग में एलोन मस्क पाला बदलते हुए दिख रहे हैं। यूक्रेन में कुछ जगहों पर तो स्टारलिंक का इंटरनेट बंद होने की भी खबरें आई थी, लेकिन पहले इंटरनेट ठीक हुआ और फिर मस्क ने बड़ा ऐलान कर दिया। और एलोन मस्क ने ट्वीट करते हुए ऐलान किया कि कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च करने वाली उनकी कंपनी स्पेसएक्स इस जंग में स्टारलिंक की मदद करेगी, ताकि स्टारलिंक पर आर्थिक बोझ ना पड़े और वो यूक्रेन की मदद करती रहे। क्योंकि यही बात यूक्रेन की फौज ने भी कई बार कही। यूक्रेन की फौज का मानना है कि इस जंग में स्टारलिंक उनके लिए बेहद अहम है। जितना जरूरी जंग लड़ने के लिए मिसाइलें और दूसरे हथियार हैं, उतनी ही जरूरत उन्हें इंटरनेट की भी है। पता चला है कि यूक्रेन में चल रहे स्टारलिंक के इंटरनेट पर हर महीने लगभग $20 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में 160 करोड़ रुपए का खर्च आता है। स्टारलिंक का दावा है कि अब तक वो यूक्रेन की जंग में करीब 700 करोड़ रुपए का खर्च कर चुकी है, लेकिन इस रकम में स्टारलिंक के उपकरणों का खर्च शामिल नहीं है, जो लगातार यूक्रेन में अलग अलग जगहों पर लगाए जाते हैं। जितने ज्यादा इलाकों में इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, उतने ही ज्यादा उपकरण लगाने पड़ते हैं। खबर है कि रूस की फौज जानबूझकर स्टारलिंक के उपकरणों को निशाना बना रही है। हर महीने सैकड़ों उपकरणों को बदलने की भी जरूरत पड़ती है। ऊपर से यूक्रेन की फौज की मांग बढ़ती जा रही है। उन्हें इंटरनेट की कवरेज बढ़ाने के लिए स्टारलिंक के उपकरण भी बढ़ाने हैं। यही वजह है कि जंग में इंटरनेट के खर्च का सटीक अनुमान भी लगाया नहीं जा सका है। लेकिन बिना इंटरनेट के यूक्रेन की मुश्किलें कई गुना बढ़ सकती हैं। यही वजह है कि स्टारलिंक की एक शिकायत के बाद कीव से वॉशिंगटन तक हिल गए। और दावा यह है कि पहले ज़ेलेंस्की ने बाइडेन से बात की और फिर बाइडेन ने इलॉन मस्क से। इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी स्पेसएक्स के मालिक, कार बनाने वाली टेस्ला के मालिक और स्टारलिंक के मालिक। माना जाता है कि अमेरिकी सरकार की शह के बिना उनके लिए कारोबार में कभी भी मुश्किल खड़ी हो सकती है। इसीलिए बाइडेन से बात करने का असर भी हुआ और केवल 4 दिन बाद वो इंटरनेट का खर्च उठाने पर राजी भी हो गए। माना जाता है कि स्टारलिंक के इंटरनेट की वजह से यूक्रेन की फौज ने कई कामयाब ऑपरेशन किए। काला सागर में मॉस्को को ढेर करने के पीछे भी मस्क के इंटरनेट की ही भूमिका बताई जाती है। इसके अलावा इंटरनेट की ही वजह से रूस की फौज के कई सीनियर अफसरों को यूक्रेन ने ढेर कर दिया था। इसीलिए रूस की फौज भी इस जंग में इलॉन मस्क और स्टारलिंक की अहमियत को अच्छी तरह जानती है। रूस के मीडिया में इस बात पर चर्चा भी शुरू हो चुकी है कि स्टारलिंक के इंटरनेट की तोड़ कैसे निकाली जाएगी, क्योंकि 10 दिन पहले ही रूस का मीडिया एक खास तरह के सैटेलाइट की तारीफ कर रहा था। दावा किया जा रहा था कि सैटेलाइट के जरिए रूस ने स्टारलिंक के सिग्नल ब्लॉक कर दिए हैं। यह यूक्रेन के उन इलाकों में हुआ था जिन्हें रूस ने अपने कब्जे में ले लिया है।
लेकिन रूस के ही मीडिया में इसे स्थायी समाधान के तौर पर नहीं देखा जा रहा। कहा तो ये भी जा रहा है कि स्टारलिंक के सिग्नल को ब्लॉक करना मिशन इम्पॉसिबल से कम नहीं है, क्योंकि इसके लिए रूस को 4000 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने पड़ेंगे। किसी छोटे इलाके का इंटरनेट तो एक आध सैटेलाइट बंद कर सकता है, लेकिन पूरे यूक्रेन में स्टारलिंक को मात देने के लिए 4000 सैटेलाइट भेजना जरूरी होगा। इतने सैटेलाइट भेजने में सालों का वक्त लग सकता है। मतलब साफ है कि पुतिन के लिए मस्क का इंटरनेट बंद करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। इधर ओडिशा के कटक से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक आदमी को स्कूटर से बांधकर दौड़ाया गया। बताया गया कि आरोपी से उसने रुपए उधार लिए थे, लेकिन वो उसे चुका नहीं पाया, जिसके बाद सड़क पर उसे इस तरह से सजा दी गई। वीडियो में दिखा कि उसके हाथ में बंधी रस्सी का एक छोर स्कूटर से बांधा गया और फिर उसे सड़क पर दौड़ाया गया। आगे स्कूटर भागता रहा और पीछे वो दौड़ लगाता रहा, वो भी भीड़ भरी सड़क पर। बताया गया कि इसी रफ्तार से 2 किलोमीटर तक उसे दौड़ाया गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने दोनों स्कूटर सवारों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी से उसने 1500 रुपए लिए थे, लेकिन जब समय पर वो नहीं लौटा सका तो उसके बाद उसे सड़क पर सरेआम सजा दी गई। इस बीच खबर है कि पुतिन ने रूस के जिन लोगों को यूक्रेन में तैनात किया, उनकी मौत का आंकड़ा बढ़ने लगा। पश्चिमी मीडिया ने आरोप लगाया कि पुतिन का 3 लाख सैनिकों की तैनाती का फैसला रूस के कई लोगों की जान का दुश्मन बन गया, क्योंकि रूस की सेना बगैर लोगों को पर्याप्त ट्रेनिंग दिए ही उन्हें जंग में झोंकने लगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन किसी भी कीमत पर मैदान से हटना नहीं चाहते और जमे रहने के लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा सैनिकों की जरूरत होगी। यही वजह है कि रूस के लोगों को सेना में भर्ती करने पर जोर दिया गया। हालांकि इस फैसले का रूस में जबरदस्त विरोध भी देखने को मिला था, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जो खुद ही सेना में शामिल होने आगे आए थे। पर उन्हें ट्रेनिंग के लिए ना तो पर्याप्त संसाधन मिल पाया और ना ही पर्याप्त वक्त, जिसका असर ये हुआ कि वो आधी अधूरी ट्रेनिंग के साथ ही जंग में कूद पड़े। और नतीजा ये रहा कि उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि रूस ने जवानों को महज 11 दिन की ट्रेनिंग देकर युद्ध के मोर्चे पर तैनात कर दिया, जिसके बाद सिर्फ उनके शव ही वापस आए। वहीं आरोप लगाया गया कि रूस ने जो ट्रेनिंग सेंटर बनाए हैं, वहां भी सैनिकों को सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं मिला। यहां तक कि उन्हें खाने के लिए खाना और सोने के लिए बिस्तर तक मुहैया नहीं कराया गया। दावा तो ये तक किया गया कि फौज में शामिल होने वाले लोगों को शहर के बाहर खंडहर में रुकवाया गया। हालांकि रूस इस दावे को सिरे से नकार रहा है। उसका कहना है कि यूक्रेन में उसके 2 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात हैं, जो जंग खत्म करके ही लौटेंगे। इधर न्यूज 18 को मिले खुफिया दस्तावेजों से पता चला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को बड़ा खतरा है। बताया गया कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के निशाने पर है, जिसके बाद केंद्रीय एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गईं। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी पर आत्मघाती हमले की साजिश है। और खुफिया एजेंसियों ने जो बातचीत पकड़ी है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि पुलिस की वर्दी में प्रधानमंत्री पर हमला हो सकता है। खबर है कि ISI ने इस साजिश का जिम्मा लश्कर तैयबा को सौंपा है। इस बीच किम की धमकी के जवाब में अमेरिका और दक्षिण कोरिया जल्द ही एक बड़ी एयर ड्रिल शुरू करेंगे, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि किम अपने दुश्मन देशों के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाल के दिनों में उन्होंने 2 ऐसी क्रूज मिसाइलों का परीक्षण भी किया, जिनमें परमाणु हथियार भी लोड किए जा सकते हैं। और इन परीक्षणों के बाद ही ये माना जाने लगा कि किम परमाणु हमले की तैयारी में जुट गए हैं। अमेरिका और दक्षिण कोरिया को भी लगने लगा कि किम कभी भी परमाणु बम छोड़ सकते हैं, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइलें तो वो इस महीने में कई बार दाग ही चुके हैं। साथ ही पिछले दिनों उन्होंने अपने लड़ाकू विमानों की ताकत भी दिखाई और दक्षिण कोरिया की सीमा के करीब अपने 10 फाइटर जेट भेज दिए। दक्षिण कोरिया ने आरोप लगाया कि उत्तर कोरिया के लड़ाकू विमान उसकी समुद्री सीमा के बेहद करीब पहुंच गए थे और उन्होंने वहां फायरिंग भी की थी, जिसे अमेरिका को दी गई खुली धमकी की तरह देखा गया। इसीलिए अमेरिका ने भी किम को अपनी हवाई ताकत दिखाने की ठान ली, जिसके लिए उसने अपने सबसे आधुनिक और घातक F-35 लड़ाकू विमानों को एयर ड्रिल के लिए दक्षिण कोरिया भेजने का ऐलान कर दिया, जो आसमान में गरजकर दुश्मन को दहलाने के लिए जाने जाते हैं। दावा है कि ये 2018 के बाद अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी एयर ड्रिल होगी। 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक होने वाले इस अभ्यास में अमेरिका के करीब 100 विमान हिस्सा लेंगे, जबकि दक्षिण कोरिया के 140 वॉरप्लेन इसमें अपनी ताकत दिखाएंगे। 5 दिन तक चलने वाली इस ड्रिल में अमेरिकी वायुसेना दक्षिण कोरिया को हवाई हमलों के आधुनिक तरीकों की ट्रेनिंग देगी, जिसका मकसद उसे उत्तर कोरिया के खिलाफ जंग के लिए तैयार करना होगा। इधर तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मौत के मामले में कमेटी ने रिपोर्ट पेश कर दी, जिसमें शशिकला समेत कई लोगों को दोषी ठहराया गया। और रिपोर्ट के मुताबिक जयललिता और शशिकला के बीच 2012 के बाद से अच्छे संबंध नहीं थे। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया कि जयललिता की मौत को नेचुरल डेथ की बजाय इसे क्राइम मानकर जांच कराई जाए। 5 दिसंबर 2016 को चेन्नई के अपोलो अस्पताल में जयललिता का निधन हो गया था। वो करीब 2 महीने तक अस्पताल में भर्ती रही थी।
उधर खबर है कि रूस और यूक्रेन के बीच भीषण होती जा रही जंग से यूरोप बुरी तरह दहल गया है। वहां के देशों में अपनी सुरक्षा के लिए हथियार खरीदने की होड़ मच गई है, लेकिन यूरोप की हथियार बनाने वाली कंपनियों ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि इतने बड़े पैमाने पर उनका उत्पादन मुश्किल है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि यूरोप के देशों को पुतिन की मिसाइलों का डर सता रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस तरह से वो यूक्रेन का खुलकर साथ दे रहे हैं, पुतिन की खतरनाक मिसाइलों का रुख कभी भी उनकी तरफ हो सकता है। पुतिन कई बार धमकाने वाले अंदाज में इसका इशारा भी कर चुके हैं। वो बता चुके हैं कि यूक्रेन की मदद करने वाले देश उनकी कातिल मिसाइलों की जद में है, और पुलिस की ऐसी ही चेतावनियों ने यूरोप के देशों की चिंता कई गुना बढ़ा दी है। वो अपनी सुरक्षा के लिए आधुनिक और घातक हथियारों की खरीद में जुट गए हैं। लेकिन यूरोप के देशों की इसी होड़ ने वहां की हथियार बनाने वाली कंपनियों के पसीने छुड़ा दिए हैं। उन्होंने यूरोपियन यूनियन से साफ कह दिया कि इतने बड़े पैमाने पर हथियारों को बनाना उनके लिए मुमकिन नहीं है, और इसी वजह से उन्होंने यूरोपियन यूनियन से गुहार लगाई कि वो इस परेशानी का हल निकाले। यूरोपियन यूनियन के चीफ ने भी माना कि दशकों तक यूरोप के देशों में शांति रहने की वजह से उनकी सुरक्षा व्यवस्था कमजोर पड़ी रही। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया कि इस वजह से यूक्रेन की मदद पर असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि यूक्रेन भेजने के लिए और ज्यादा हथियार खरीदे जाएंगे, ताकि वो पुतिन के सामने सीना तान कर खड़ा रहे और उनके हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दे। लेकिन यूरोप की हथियार बनाने वाली कंपनियां इससे सहमत नहीं दिखी। उन्होंने दलील दी कि यूक्रेन के साथ साथ यूरोप के देशों को अपनी ताकत बढ़ानी भी जरूरी है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर हथियारों का उत्पादन करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने खुलकर इस बात को कह दिया कि इतनी बड़ी मांग पूरी करने के लिए उनकी तैयारी काफी नहीं है। और यही वजह है कि यूरोप के देश खतरनाक लड़ाकू विमानों से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम तक पाने के लिए अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। कुछ रोज पहले ही खबर आई थी कि ऑस्ट्रिया अमेरिका के सबसे आधुनिक और घातक कहे जाने वाले F-35 लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा है। इस फाइटर जेट की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये स्टेल्थ तकनीक से लैस है, इसलिए दुश्मन के रडार या एयर डिफेंस सिस्टम की पकड़ में नहीं आता। साथ ही ये किसी भी मौसम में उड़ान भरने की काबिलियत रखता है। इसी वजह से यूरोप के देशों में इसकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है। कुछ दिनों पहले ही चेक रिपब्लिक ने भी अमेरिका से F-35 लेने की इच्छा जताई थी। इसके अलावा बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, इटली और पोलैंड समेत कई देश पहले ही ये लड़ाकू विमान खरीद चुके हैं। महाराष्ट्र के जलगांव से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक महिला सरपंच और उसके पति ने कई लोगों के सामने खुदकुशी करने की कोशिश की। उनका आरोप है कि अवैध खनन के खिलाफ उन्होंने प्रशासन से कई बार शिकायत की, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और इसी बात पर सरपंच और उसके पति भड़क गए और उन्होंने लोगों के सामने ही अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया। हालांकि उनके ऐसा करते ही वहां मौजूद पुलिस वाले एक्शन में आ गए। उन्होंने तुरंत उनके हाथ से वो बोतल छीन ली। इस दौरान उन दोनों ने कई बार पुलिस वालों से खुद को छुड़ाने की भी कोशिश की, ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो सकें, लेकिन पुलिस ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया। इसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर पुलिस थाने चली गई, तब जाकर वहां हंगामा खत्म हो सका। इधर दाऊद इब्राहिम पर पूछे गए न्यूज 18 के सवाल पर पाकिस्तान के अधिकारियों ने चुप्पी साध ली। पाकिस्तान से एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में हो रही इंटरपोल महासभा की बैठक में शामिल होने पहुंचा था, लेकिन जब उसमें शामिल लोगों से दाऊद के पाकिस्तान में होने पर सवाल पूछा गया तो उनकी बोलती बंद हो गई। इंटरनेशनल फोरम पे बात मानी जा रही है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, कराची में क्लिफ्टन रोड पर रहते हैं। कहा जाता है कि लंबे समय से दाऊद पाकिस्तान के कराची में मौजूद अपने ठिकाने में छिपा बैठा है। उधर पुतिन के अपने सैनिक पड़ोसी देश बेलारूस में भेजने के साथ ही बेलारूस को एक जोरदार झटका लगा और वर्ल्ड बैंक ने उसे दिए कर्ज को नॉन परफॉर्मिंग स्टेटस में डाल दिया। इसका मतलब यह है कि बेलारूस को अब वर्ल्ड बैंक से एक पाई भी नहीं मिलेगी, उसके पास अब डॉलर भी नहीं आएगा। और वर्ल्ड बैंक की मदद के बिना बेलारूस के लिए गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। बेलारूस पर वर्ल्ड बैंक से लिए 684 लाख डॉलर यानी भारतीय रुपयों में लगभग 563 करोड़ रुपए बकाया हैं। जंग की शुरुआत से ही बेलारूस रूस का लॉन्च पैड बना हुआ है और कुछ दिन पहले तो उसने यह ऐलान तक किया था कि रूस के लगभग 9000 सैनिक उसके यूक्रेन से लगने वाले बॉर्डर पर तैनात होने जा रहे हैं। रूस के कई सैनिक बेलारूस पहुंच भी चुके हैं। इसी वजह से माना जा रहा है कि बेलारूस भी रूस के साथ यूक्रेन की लड़ाई में कूदने वाला है, लेकिन वर्ल्ड बैंक के एक्शन के बाद अपने दोस्त पुतिन के लिए दरियादिली बेलारूस को भारी पड़ गई। इधर उत्तराखंड के हरिद्वार से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां कुछ बेखौफ बदमाशों ने पुलिस पर सरेआम फायरिंग कर दी और 3 दिन पहले हुई इस घटना की तस्वीरें वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिनमें एक मोटरसाइकिल पर सवार बदमाश दिन दहाड़े 2 पुलिस वालों पर फायरिंग करते दिखे। जो फुटेज सामने आई उसमें एक मोटरसाइकिल पर 2 बदमाश दिखे और एक दूसरी मोटरसाइकिल पर 2 पुलिस वाले उनका पीछा करते नजर आए। इनमें एक तीसरा बदमाश भागते हुए अपने साथियों के पास पहुंचा, जिसके बाद मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे बदमाश ने गोली चलाई जो उनकी धरपकड़ में जुटे एक पुलिस वाले को जाकर लगी। हालांकि इसके बाद भी पुलिस वालों ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भाग खड़े हुए। लीड हम लोगों को इस पे मिली है और उम्मीद है कि जल्दी ही पूरे केस का खुलासा कर दें।
पुलिस वाले पर फायरिंग होने के बाद आसपास मौजूद लोग उसकी मदद के लिए आगे आए और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। उधर गुजरात के गांधीनगर में 12वें डिफेंस एक्सपो की शुरुआत हो गई। इस डिफेंस एक्सपो की थीम पाथ टू प्राइड है, जिसका औपचारिक उद्घाटन सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 22 अक्टूबर तक चलने वाली रक्षा प्रदर्शनी में देसी हथियारों, रक्षा उपकरणों और तकनीकों का प्रदर्शन होगा। इस मौके पर साबरमती रिवर फ्रंट पर ड्रोन शो भी आयोजित किया जाएगा। इस बीच खबर है कि परमाणु जंग की आशंका से रूस में न्यूक्लियर शेल्टर खरीदने की होड़ मच गई है। यही नहीं, एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस में पुलिस न्यूक्लियर शेल्टर खरीदने वालों की जांच कर रही है, क्योंकि परमाणु युद्ध की आशंका से लोग सहमे हुए हैं और न्यूक्लियर शेल्टर खरीदने की होड़ मच गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग डरे हुए हैं और अगर रूस पर परमाणु बम गिरा तो ये घर ही उन्हें बचाएंगे। न्यूक्लियर शेल्टर का मतलब ऐसा घर या बंकर जो परमाणु हमले से सुरक्षा दे और रेडिएशन से बचाए। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस में हर हफ्ते 20 से 30 न्यूक्लियर शेल्टर बिक रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस को न्यूक्लियर शेल्टर खरीदने वालों की जांच शुरू करनी पड़ी, क्योंकि माना जा रहा है कि रूस के रईस लोग धड़ाधड़ न्यूक्लियर शेल्टर खरीद रहे हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि दुनिया पर परमाणु जंग का खतरा मंडरा रहा है और माना जा रहा है कि इसी वजह से रूस में न्यूक्लियर बंकर बनाए भी जा रहे हैं और वो तेजी से बिक भी रहे हैं। रूस में इस तरह के कई शेल्टर मौजूद हैं, जिनमें कुछ सस्ते हैं तो कुछ बेहद महंगे शेल्टर के बारे में तो ये तक दावा किया गया कि भूकंप आने पर भी उन पर कोई असर नहीं होगा और परमाणु जंग के दौरान ये कई महीनों तक सुरक्षा दे सकते हैं। खबर है कि रूस में 16,000 से ज्यादा न्यूक्लियर शेल्टर हैं जो कोल्ड वॉर के दौरान बनाए गए थे, जिनके बारे में 6 साल पहले शिकायत की गई थी कि उनमें 95% खराब हो चुके हैं। लेकिन अब खबर है कि उनकी मरम्मत हो चुकी है और लोग उन्हें खरीद रहे हैं। इधर जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने 2 मजदूरों की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक आतंकियों ने ग्रेनेड से यह हमला किया, जिसमें दोनों मजदूर अपनी जान से हाथ धो बैठे। हमले के फौरन बाद पुलिस और सुरक्षा बल ने मिलकर सर्च ऑपरेशन चलाया और इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें एक आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़ा बताया गया। जो घिनौना जो कराना हरकत किया है उसको उसी टाइप का हम लोग जवाब देंगे। हालांकि पुलिस उस आतंकी को धर दबोचने के काम में जुटी है, जिसके कहने पर वहां ग्रेनेड प्लांट किया गया था। उधर करीबियाई देश हैती में अमेरिका और कनाडा के लड़ाकू विमानों की लैंडिंग ने खलबली मचा दी। अमेरिका और कनाडा ने दावा किया कि उन्होंने हैती की मदद के लिए वहां अपने विमान भेजे थे, लेकिन हैती में लोगों को इसे अपने देश पर कब्जे की कोशिश बता दिया। क्योंकि अमेरिका और कनाडा के जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैती में उतरे वो सैन्य साजो सामान से भरे हुए थे। इसी बात से हैती में लोगों को साजिश की बू आने लगी और उन्होंने इसे अपने देश पर हमला बता दिया। हालांकि अमेरिका और कनाडा ने इसके पीछे की वजह भी बताई। हैती में जबरदस्त गरीबी, अपराध, गैंग वॉर और तेल की किल्लत ने उथल पुथल मचाई हुई है। आए दिन वहां विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हैती अमेरिका और कनाडा के पास है, इसलिए दोनों देशों ने कहा कि उनके जहाज हैती की नेशनल पुलिस को बख्तरबंद गाड़ियां और कुछ दूसरे मिलिट्री उपकरण डिलीवर करने के लिए गए थे, ताकि वो राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संकट से अपने देश को बचा सके। इस बीच IRCTC केस में तेजस्वी यादव को कोर्ट से राहत मिल गई। CBI ने अदालत से सिफारिश की थी कि तेजस्वी की जमानत खारिज कर दी जाए, लेकिन दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने CBI की सिफारिश नहीं मानी। तेजस्वी को राहत मिलते ही RJD दफ्तर में मिठाई बंटी। न्यायिक निर्णय का सम्मान, इसलिए हमने कहा सत्यमेव जयते। तेजस्वी IRCTC घोटाले के मामले में जमानत पर हैं। उन पर CBI अधिकारियों को धमकाने का भी आरोप लगा, जिस पर कोर्ट ने तेजस्वी को फटकार लगाई, लेकिन उनकी बेल नहीं कैंसिल की। उधर जर्मनी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर पलटवार किया। जर्मनी की तरफ से कहा गया कि रूस केवल यूक्रेन पर रुकने वाले नहीं हैं, बल्कि सभी पश्चिमी देशों के खिलाफ एक बड़ी जंग छेड़ चुके हैं, जिसका सीधा मतलब यह है कि यूक्रेन में चल रही जंग का अंत तो विश्व युद्ध के साथ ही होगा। यह बयान उस वक्त आया जब नेटो की सेनाओं का अभ्यास चल रहा है। जर्मनी नेटो के उन 14 सदस्यों में एक है जो इस अभ्यास का हिस्सा है। जर्मनी की वायुसेना इस अभ्यास में हिस्सा ले रही है। जर्मनी पर 2 दिन पहले ही पुतिन ने भड़ास निकाली थी। पुतिन ने साफ कहा था कि नेटो का साथ देने का फैसला जर्मनी की बड़ी गलती है। जर्मनी ने जंग की वजह से नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन पर रोक लगा दी थी। पाइपलाइन पूरी तरह बनकर तैयार थी, लेकिन कभी शुरू नहीं हो पाई थी। उस फैसले पर भी पुतिन ने जर्मनी को घेरा था। पुतिन ने कहा था कि जर्मनी के लोगों और वहां की जरूरतों को जर्मनी की सरकार ने नजरअंदाज कर दिया। पुतिन के इस बयान पर जर्मनी का भड़कना लाजमी था। जर्मनी ने पुतिन को केवल जर्मनी के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक बता दिया। इधर दिल्ली के पास नोएडा की एक हाउसिंग सोसाइटी में एक मजदूर के बच्चे पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया और इस हादसे में 7 महीने के बच्चे की अस्पताल में मौत हो गई, जिससे गुस्साए लोगों ने सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा किया, जिसकी वजह से सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया।
हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई, जिसने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और लगातार आवारा कुत्तों पर एक्शन लेने की मांग करते रहे। एनसीआर में ये पहली घटना नहीं है जब कुत्तों के आतंक से लोग परेशान हैं। काफी देर चली बहस के बाद प्रशासन ने एक्शन लेने का आश्वासन दिया। इसके बाद नोएडा अथॉरिटी की एक टीम हाउसिंग सोसाइटी में पहुंच गई, जिसके बाद आवारा कुत्तों को पकड़ने का अभियान चलाया गया और वहां से कई कुत्तों को पकड़कर ले जाया गया। उधर महाराष्ट्र के ठाणे से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां स्कूल के पास एक मिनी बस ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई, जिसमें मिनी बस सड़क पर मौजूद एक ऑटो से टकराती नजर आई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क से कई बच्चे गुजरते दिखाई दिए। तभी एक मिनी बस ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद अलावा भी कई और शहर हैं जो पुतिन की मिसाइलों का शिकार बने। निकोलेव उन्हीं में एक है, जहां रूस की मिसाइलों ने कई घर उजाड़ दिए। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए और ऊंची ऊंची इमारतें मलबे के ढेर में बदल गईं। खबर है कि यूक्रेन के कई शहरों में रूस ने हाहाकार मचा रखा है और वहां पुतिन की मिसाइलें तांडव कर रही हैं। रूस ने एक दिन पहले जब कीव पर हमला किया था तो जेलेंस्की ने हमलों के कुछ वीडियो खुद शेयर किए थे और दावा किया था कि इतनी तबाही के बावजूद जंग तो यूक्रेन ही जीतेगा, क्योंकि जेलेंस्की की सेना भी मौका देखकर पलटवार करने से नहीं चूक रही। जिसका सबूत है ये वीडियो, जिसमें एक जोरदार धमाका हुआ और एक कैंप उड़ गया। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के हमलों के जवाब में उसने रूस के सैनिकों का एक कैंप उड़ा दिया। यही नहीं, जेलेंस्की ने बयान दिया कि यूक्रेन में भयंकर युद्ध चल रहा है। यानी यूक्रेन लगातार दावा कर रहा है कि इस जंग में दोनों देशों की कांटे की टक्कर हो रही है। लेकिन पुतिन जेलेंस्की के इन सारे दावों से बेफिक्र हैं और यूक्रेन पर मिसाइलें दागे जा रहे हैं। ना वो रुक रहे हैं, ना उनकी सेना, जिसका सबूत है कीव, जहां पहले मिसाइलें गिरी और फिर आत्मघाती ड्रोन से हमला हुआ, जिसका एक दिन पहले वीडियो भी आया था, जिसमें कीव के रिहायशी इलाकों में बमबारी की खौफनाक तस्वीरें दिखी। डरे सहमे लोग यहां वहां भागते नजर आए। कीव पर ये हमले लगातार जारी हैं। ऐसा लग रहा है मानो पुतिन कीव का नामो निशान मिटाने पर तुले हुए हैं। रही बात यूक्रेन के दूसरे शहरों की, तो वहां भी कम तबाही नहीं हुई है। जापोरिजिया में परमाणु पावर प्लांट पर हमला हुआ तो जतोमर में मिसाइलें पावर प्लांट पर गिरी, जिसका नतीजा यह हुआ कि वहां पानी और बिजली सप्लाई बंद हो गई। पुतिन का प्लान यूक्रेन को बिजली और पानी के लिए तरसाने का है और कहा जा रहा है कि इसी वजह से वो चुन चुनकर उन जगहों पर मिसाइलें दाग रहे हैं जहां पावर प्लांट है। खबर है कि पुतिन ने कीव, जापोरिजिया, निकोलेव, जतोमर, ल्वीव, चेर्नोबिल, लुहांस्क, खार्किव, ओदेसा और डॉनबास के 2 शहरों में बिजली की सप्लाई रोकने का प्लान बनाया है और इसीलिए वो वहां के पावर प्लांट पर मिसाइलें गिरा रहे हैं, जिससे यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूब सकता है। क्योंकि खबर है कि इन हमलों में रूस की मिसाइलों ने यूक्रेन के 30% पावर प्लांट को निशाना बनाया है। पश्चिमी यूक्रेन के एक बड़े पावर प्लांट पर 2 बार मिसाइल अटैक हो चुका है, जिसकी वजह से बिजली और पानी की किल्लत होनी शुरू हो चुकी है। कई जगहों पर पावर कट हो रहा है, पानी की सप्लाई रोकी गई है और अगर पुतिन नहीं रुके तो यूक्रेन में परेशानी बढ़ती जाएगी, क्योंकि यूक्रेन में ऐसा महाविनाश होगा जिससे जेलेंस्की तो क्या, अमेरिका भी उसे बचा नहीं पाएगा। हालांकि जेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं और दावा कर रहे हैं कि जंग तो यूक्रेन ही जीतेगा, लेकिन यूक्रेन में इमरजेंसी वाले हालात हैं जो बद से बदतर होते जा रहे हैं क्योंकि पुतिन नहीं रुक रहे। उल्टा एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन ने सेना के अफसरों से हमले तेज करने को कहा है, क्योंकि यूक्रेन जंग लंबी खिंच गई है और अब तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। लेकिन पुतिन ने तय कर लिया है कि यूक्रेन के टुकड़े टुकड़े करके मानेंगे, जिसके लिए उन्होंने अपनी सेना को खुलकर हमला करने की छूट दे दी। उधर रूस और यूक्रेन में छिड़ी भीषण जंग का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर मिसाइलों से हमला होता दिखा। वहां एक सड़क से सेना का एक बड़ा काफिला गुजर रहा था, लेकिन तभी सड़क के दोनों ओर से बरसी मिसाइलों ने वहां कहर ढा दिया। हमले से पहले वहां सुनसान सड़क पर कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां गुजरती दिखाई दी। तभी अचानक सड़क के एक तरफ से मिसाइल दाग दी गई। इसके बाद कुछ ही पलों में वो अपने टारगेट से टकराई और उसे तबाह कर दिया गया। अभी कुछ ही सेकंड बीते होंगे कि एक और मिसाइल सड़क की दूसरी तरफ से छोड़ दी गई। उसने भी अपने निशाने को उड़ा दिया। लेकिन कातिल मिसाइलों का यह हमला यहीं नहीं रुका, बल्कि वहां से भाग रही गाड़ियों को निशाना बनाकर एक और मिसाइल दागी गई। पहले की दोनों मिसाइलों की तरह ही इसने भी अपने टारगेट के परखचे उड़ा दिए। हालांकि हमला किस जगह किया गया इसकी जानकारी नहीं मिल पाई और न ही इस बात का पता चला कि वायरल वीडियो में जिस सेना पर हमला होते दिखा वो रूस की थी या फिर यूक्रेन की थी।
इस बीच नेटो और रूस दोनों ने परमाणु ड्रिल शुरू कर दी और दोनों के बॉम्बर आसमान में गरजे। नेटो में शामिल 14 देशों के लड़ाकू विमान बेल्जियम में ड्रिल कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका का B-52 बॉम्बर भी शामिल है। यह बॉम्बर चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि यह कहीं भी परमाणु बम गिरा सकता है और इसी वजह से अमेरिका के B-52 बॉम्बर से दुनिया डर रही है, क्योंकि इससे होने वाली बमों की बारिश चुटकियों में जमीन का एक हिस्सा तबाह कर सकती है। बेल्जियम और ब्रिटेन के पास नॉर्थ सी में चल रहे इस अभ्यास के दूसरे दिन अमेरिका के USS जॉर्ज H.W. बुश ने हिस्सा लिया और इस एयरक्राफ्ट कैरियर से लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। इसके अलावा अमेरिका के रैप्टर F-22 और F-16 ने भी आसमान में दम दिखाया। इन लड़ाकू विमानों ने ब्रिटेन के पास नॉर्थ सी के ऊपर उड़ान भरी। नेटो में शामिल 14 देश ये ड्रिल अमेरिका की अगुवाई में कर रहे हैं। So it's a great opportunity to, like I said, build our partnerships. नेटो की ये परमाणु ड्रिल 30 अक्टूबर तक चलेगी, जिसमें 60 से अधिक लड़ाकू विमान दुनिया को अपनी परमाणु शक्ति दिखाएंगे। नेटो इसे रूटीन एक्सरसाइज बता रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी पूरी दुनिया जानती है। और इस कहानी के हीरो हैं पुतिन, जिनकी परमाणु धमकी ने नेटो में हड़कंप मचा दिया, क्योंकि पुतिन किसी से नहीं डरते। यूक्रेन पर हमला करके उन्होंने नेटो को सीधी चुनौती दी और बाइडेन देखते रह गए। रही सही कसर उन्होंने तब पूरी कर दी जब यूक्रेन के 4 इलाकों में रेफरेंडम करवा दिया और डंके की चोट पर बोल दिया कि खैरसॉन, डोनेस्क, लुहांस्क और जापोरिजिया का रूस में विलय होगा और अगर किसी ने इस मामले में टांग अड़ाई तो उसे परमाणु हमला झेलना पड़ सकता है। माना जा रहा है कि पुतिन की इसी धमकी ने बाइडेन एंड कंपनी को अपना परमाणु दम दिखाने पर मजबूर कर दिया। पुतिन ने यूक्रेन के कई शहरों पर फिर अटैक कर दिया है। यूक्रेन के निकोलेव शहर पर रॉकेट से अटैक हुआ है। इसके अलावा कीव के उत्तरी इलाके में मिसाइलें दागी गईं। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के 2 दिन से कीव पर हो रहे हमलों में 4 लोगों की जान गई, जिनमें एक गर्भवती महिला और उनका पति शामिल है। इस बीच जेलेंस्की ने बयान जारी किया और कहा कि यूक्रेन में भयंकर युद्ध चल रहा है। कीव और निकोलेव समेत यूक्रेन के कई शहरों में इस समय एयर अलर्ट है, क्योंकि 8 अक्टूबर के बाद से वहां लगातार हवाई हमले हो रहे हैं। एक दिन पहले ही पुतिन ने कीव पर आत्मघाती ड्रोन से हमला किया था और अगले दिन भी आसमान से बम बरसे। इस बार तो पुतिन ने दायरा और बढ़ा दिया, क्योंकि उनकी मिसाइलों और रॉकेट ने कीव के अलावा कई और शहरों में भी विनाश लीला की। क्राइमिया ब्रिज अटैक के बाद पुतिन को रोकना मुश्किल हो गया है, क्योंकि यूक्रेन की इस हरकत ने पुतिन को इस कदर भड़का दिया कि उन्होंने यूक्रेन जंग में अपना सबसे खतरनाक रूप दिखाना शुरू कर दिया। और कीव समेत यूक्रेन के कई शहर धमाकों से गूंज उठे। निकोलेव में भी रॉकेट दागे गए, जिसके वीडियो में आसमान में उड़ता ड्रोन दिखा और फिर जोरदार धमाका सुनाई दिया। कीव पिछले हफ्ते से पुतिन की विनाश लीला देख रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि क्राइमिया ब्रिज अटैक का बदला पुतिन कीव को बर्बाद करके ले रहे हैं। लेकिन कीव के अलावा भी कई और शहर हैं जो पुतिन की मिसाइलों का शिकार बने। निकोलेव उन्हीं में एक है, जहां रूस की मिसाइलों ने कई घर उजाड़ दिए, सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए और ऊंची ऊंची इमारतें मलबे के ढेर में बदल गई। महाराष्ट्र के ठाणे से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां स्कूल के पास एक मिनी बस ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुई, जिसमें मिनी बस सड़क पर मौजूद एक ऑटो से टकराती नजर आई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क से कई बच्चे गुजरते दिखाई दिए। तभी एक मिनी बस ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। मिनी बस की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसकी जद में आकर ऑटो सड़क पर जा रही मोटरसाइकिल से जा भिड़ा, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल फिसलती हुई सड़क किनारे जा रहे बच्चों से जा टकराई। ऐसा होते ही बच्चे सड़क पर गिर गए। इस हादसे में उन्हें मामूली चोटें आईं। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। उधर अगले साल होने वाले एशिया कप टूर्नामेंट के लिए भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। BCCI की बैठक में इस बात पर फैसला लिया गया और BCCI के सचिव जय शाह ने ऐलान कर दिया कि भारतीय टीम 2023 में पाकिस्तान नहीं जाएगी। जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी अध्यक्ष हैं। उन्होंने ऐलान किया कि 2023 का एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा, यानी ऐसी जगह खेला जाएगा जहां खेलने में न भारत को ऐतराज हो और न किसी और देश को। 2025 की ICC चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान में रखी गई है, लेकिन साफ हो गया कि 2025 के टूर्नामेंट की भी जगह बदली जा सकती है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने पुतिन के ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने के प्लान को डिकोड करने का दावा किया। खबर है कि रूस को जल्द ही बड़ी संख्या में ईरान से ये मिसाइलें मिलने वाली हैं। और ये डील ऐसे वक्त में हुई जब पिछले दिनों पुतिन की घातक क्रूज मिसाइलों ने राजधानी कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों में तबाही मचाई थी। ऐसे में सवाल उठने लगे कि अपने जखीरे में इतनी खतरनाक मिसाइलें मौजूद होने के बावजूद पुतिन को ईरान से बैलिस्टिक मिसाइलें खरीदने की जरूरत क्यों पड़ी। इसका जवाब पश्चिमी मीडिया की उस रिपोर्ट ने दिया जिसमें दावा किया गया कि कीव पर पिछले दिनों हुए हमले में रूस की कई मिसाइलें अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाई थी
उन्हें यूक्रेन ने आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से हवा में ही मार गिराया था और कहा जा रहा है कि इसी वजह से पुतिन अपनी रणनीति बदलने को मजबूर हो गए, जिसके तहत उन्होंने ईरान से कम दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें खरीदने का फैसला किया। और खबर है कि रूस को जल्द ही ईरान से इन मिसाइलों की खेप मिल भी जाएगी, जो दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करती हैं और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मौजूद छोटे टारगेट को तबाह कर सकती हैं। और दावा है कि ये हवा में काफी नीचे उड़ान भरती हैं, जिसकी वजह से दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को इनकी भनक नहीं लग पाती। रूस को ईरान से जो 2 तरह की बैलिस्टिक मिसाइलें मिलने वाली हैं, उनमें एक की रेंज करीब 300 किलोमीटर है, जबकि दूसरी 700 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट पर भी सटीक निशाना साध सकती है। दावा है कि ईरान इनकी मदद से कई बार इराक में अमेरिकी सेना के बेस को निशाना बना चुका है और ज्यादातर मौकों पर ये मिसाइलें अमेरिकी बेस की सुरक्षा में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में कामयाब रही थी। जबकि रूस की इस्कंदर समेत दूसरी क्रूज मिसाइलें हवा में काफी ऊंचाई पर उड़ान भरती हैं और पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिले आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम इनका पता लगा लेते हैं। हालांकि पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि सिर्फ इसी वजह से पुतिन ने अपनी क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल कम नहीं किया, बल्कि यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर लगे सख्त प्रतिबंध भी इसकी एक बड़ी वजह है, क्योंकि जरूरी उपकरण नहीं मिलने से रूस में मिसाइल का प्रोडक्शन घट गया है। और पुतिन नहीं चाहते कि उनकी हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों का जखीरा यूक्रेन पर हमले करने में ही खत्म हो जाए। कहा जा रहा है कि रणनीति के तहत वो लंबी दूरी तक मार करने वाली अपनी इन घातक मिसाइलों को अमेरिका और नेटो के खिलाफ होने वाले बड़े युद्ध के लिए बचाना चाहते हैं, जिन्हें वो कई बार हमले की चेतावनी भी दे चुके हैं। उधर खबर है कि यूक्रेन जंग में पुतिन की लगातार मदद कर रहे ईरान को अमेरिका और यूरोप ने सबक सिखाने की तैयारी कर ली है, क्योंकि ईरान ने पहले रूस की आत्मघाती शाहिद 136 ड्रोन देकर मदद की और अब उसके बाद पुतिन की फौज को ईरान से जल्द ही बैलिस्टिक मिसाइलें मिलने की खबर सामने आ गई, जिसके बाद ईरान यूक्रेन के साथ अमेरिका और यूरोप के टारगेट पर भी आ गया। खबर है कि जब से ये चर्चा होने लगी कि ईरान पुतिन को 2 तरह की बैलिस्टिक मिसाइलें देने वाला है, तब से ज़ेलेंस्की और उनके समर्थन में खड़े देश गुस्से से भर गए और वो हर उस हथकंडे को अपनाने की जिद ले बैठे जिससे कि जंग को तीसरे विश्व युद्ध के बदलने में देर नहीं लगेगी। एक दिन पहले यूक्रेन की राजधानी कीव में जिन ड्रोन ने तबाही मचाई, वो माना जा रहा है कि वही ड्रोन है जो पुतिन की सेना को ईरान से मिले हैं। आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 जो दुश्मन को तबाह करने के बाद अपने बेस पर लौटते नहीं बल्कि वहां खुद को ही मिटा देते हैं। हालांकि ईरान ने इस बात को कभी नहीं माना कि उसने पुतिन की शाहिद 136 ड्रोन देकर मदद की, लेकिन अमेरिका ने दावा किया कि ईरान अब तक सैकड़ों ड्रोन रूस को दे चुका है, जिनका जंग में लगातार यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल भी किया जा रहा है। बल्कि इन्हीं आत्मघाती शाहिद 136 ड्रोन ने इन दिनों ज़ेलेंस्की की पूरी फौज के छक्के छुड़ा रखे हैं। इसलिए अमेरिका ने ईरान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। साथ ही ये भी चेतावनी दे डाली कि वो ईरान पर प्रतिबंध लगाने से भी नहीं हिचकिचाएगा, फिर चाहे वो आर्थिक प्रतिबंध हो या एक्सपोर्ट से जुड़ी रोक। यही नहीं, अमेरिका ने तो पूरी दुनिया को ये चेतावनी तक दे डाली कि ईरान और रूस के मजबूत होते रिश्ते सभी देशों के लिए बड़ा खतरा है, जिस पर यूरोपीय संघ ने भी हामी भरी। साथ ही ये भी बताया कि वो ईरान के आत्मघाती ड्रोन के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में जुटा है, जिसके बाद वो ईरान के खिलाफ सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। इस बीच यूक्रेन की तरफ से भी एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें शाहिद 136 ड्रोन को यूक्रेन के 8 नागरिकों का हत्यारा बताया गया। दावा किया गया कि जंग के दौरान ईरान के इन आत्मघाती ड्रोन ने एक ही दिन में यूक्रेन के 2 शहरों कीव और सुमी में 4 लोगों की जान ले ली। ऐसे में अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन को उसका शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम NASAMS यानी नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जल्द से जल्द सौंपने का काम तेज कर दिया। अमेरिका को यूक्रेन को कुल 8 एयर डिफेंस सिस्टम देने हैं, जिनकी मदद से ज़ेलेंस्की की सेना को दुश्मन पर सतह से हवा में वार करने में मदद मिलेगी। ये सारी तैयारियां जंग में इस्तेमाल हो रहे ईरान के शाहिद 136 ड्रोन को कड़ी टक्कर देने के लिए की जा रही हैं। जबकि अमेरिका का ये कहना है कि वो ये नहीं जानता कि रूस को अब तक ईरान से कितने ड्रोन मिले हैं। हालांकि उसने दावा किया कि चाहे ईरान रूस को शाहिद 136 ड्रोन देने से कितना मुकरे, लेकिन ये बात पक्की है कि पुतिन के सैनिकों के लिए ईरान के आत्मघाती ड्रोन युद्ध में बड़ा हथियार साबित हो रहे हैं, जिनसे निपटने के लिए अमेरिका और यूरोप के पास प्लान तैयार है। वहीं दूसरी तरफ से रूस के पूर्व प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव ने भी इजरायल को चेतावनी दे दी, क्योंकि इजरायल के एक मंत्री ने हाल ही में साफ किया था कि ईरान अगर रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें देता है तो इजरायल भी यूक्रेन की सैन्य मदद करने से पीछे नहीं हटेगा। जिस पर दिमित्री मेदवेदेव ने आंख भी टेढ़ी कर ली और इजरायल को यह चेतावनी दी कि उसका यूक्रेन की मदद के लिए उठा एक कदम रूस और इजरायल के रिश्तों को बिगाड़ने का कसूरवार होगा। खबर है कि ईरान की तरफ से रूस को सतह से सतह तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें मिलने वाली हैं, जिसके बाद इजरायल की तरफ से जंग में यूक्रेन की मदद के लिए आगे आने का इशारा मिला।
लेकिन रूस ने उसे पहले ही कुचलने की रणनीति तैयार कर ली। इस बीच कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन भी शेयर बाजार में तेजी रही, जिसकी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए और शेयर बाजार में दिवाली से पहले जोश नजर आया। सेंसेक्स 550 की बढ़त के साथ 58,961 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 175 अंक उछलकर 17,487 पर बंद हुआ। दिन भर के कारोबार में बैंक, ऑटो और आईटी समेत ज्यादातर सेक्टरों के शेयरों में तेजी रही। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति के पाकिस्तान पर दिए एक बयान की वजह से दुनिया भर में फजीहत शुरू हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया के लिए खतरनाक बताया था, लेकिन अपने बयान पर अमेरिका ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह पाया। बाइडेन ने कहा था कि पाकिस्तान के पास परमाणु बमों का होना बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन ये बयान तो अमेरिका की ही वसीयत की वजह बन गया। दुनिया को पता चल गया कि सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका कितना कमजोर हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से हुआ थोड़ा सा विरोध भी अमेरिका झेल नहीं पाया। पाकिस्तान की सरकार ने अमेरिका के राजदूत को बुलाकर बयान पर नाराजगी जताई थी। इतनी सी बात ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर बाइडेन के बयान पर सफाई दी। ये तक कह दिया कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार देश है और वो अपने हथियारों की हिफाजत कर सकता है। माना जा रहा है कि अफगानिस्तान और चीन दोनों ही अमेरिका की बड़ी टेंशन है। दोनों से ही निपटने के लिए उसे पाकिस्तान को अपनी मुट्ठी में रखना जरूरी है। यही वजह है कि पाकिस्तान की थोड़ी सी नाराजगी भी बाइडेन झेल नहीं पाए। उधर यूक्रेन की जंग में मदद करने के बावजूद इलॉन मस्क अपने पीस प्लान से पलटे नहीं हैं। इलॉन मस्क ने एक बार फिर क्राइमिया को रूस का हिस्सा बता दिया और दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की धमकी तक दे दी। और ये साफ कहा कि अगर क्राइमिया को छेड़ा गया तो तीसरा विश्व युद्ध होकर रहेगा। इलॉन मस्क ने धमकी दी कि परमाणु जंग होगी जिसमें दुनिया पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इलॉन मस्क ने क्राइमिया का सबसे पहले अपने पीस प्लान में जिक्र किया था। वहीं से इलॉन मस्क विवादों में आने शुरू हुए थे। इलॉन मस्क इस जंग में शुरू से ही यूक्रेन के हमदर्द बने हुए थे, लेकिन पीस प्लान सामने आते ही लगने लगा था कि इलॉन मस्क ने पुतिन का साथ निभाने का फैसला कर लिया है। इलॉन मस्क ने यह पीस प्लान ट्विटर पर डाला था। इस पीस प्लान के दो हिस्से थे। पहला तो यूक्रेन के उन विवादित हिस्सों पर था जहां पुतिन रेफरेंडम करवा चुके हैं। मस्क ने सुझाव दिया था कि संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में वहां फिर से वोटिंग कराई जाए, जबकि प्लान का दूसरा हिस्सा था क्राइमिया, जिस पर मस्क ने किसी विवाद या बहस की गुंजाइश तक नहीं बाकी नहीं छोड़ी। मस्क ने कह दिया था कि क्राइमिया तो रूस का हिस्सा है और वो रूस को ही दे देना चाहिए। और इसी बात पर जेलेंस्की बुरी तरह भड़क गए थे। आसमान से बरसती पुतिन की मिसाइलों से पहले जेलेंस्की के निशाने पर मस्क आ गए थे। वजह भी साफ थी। पिछले कई दिनों से जेलेंस्की ही क्राइमिया का मुद्दा उछाल रहे थे। वो ये तक कह चुके थे कि इस जंग का अंत तो क्राइमिया को रूस से आजाद करवा कर ही होगा। 2014 से पहले तक क्राइमिया पर यूक्रेन का ही कब्जा था, लेकिन 2014 में रूस ने क्राइमिया पर कब्जा कर लिया था। क्राइमिया काला सागर में है और यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में है। क्राइमिया पर कब्जा होने की वजह से ही रूस ने दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन पर भारी दबाव बनाया। उसने यूक्रेन की सारी बंदरगाहों को पूरी तरह सील कर दिया और यूक्रेन का समुद्री रास्ता पूरी तरह काट कर रख दिया। जेलेंस्की को लगता है कि अगर क्राइमिया पर यूक्रेन का कब्जा हो गया तो वो जंग का रुख पलटने में कामयाब हो जाएगा। इसीलिए जब मस्क ने क्राइमिया पर रूस का दावा सही बताया तो जेलेंस्की बुरी तरह भड़क गए थे। यहां तक कि उनके समर्थकों ने भी इंटरनेट पर इलॉन मस्क के खिलाफ मुहिम छेड़ दी थी। लेकिन मस्क को लगता है कि अगर क्राइमिया पर आंच आई तो पुतिन अपने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से पीछे नहीं हटेंगे। क्राइमिया रूस की फौज के लिए भी बेहद अहम रहा है। वहां पुतिन की नौसेना का तो बड़ा बेस है ही। दावा है कि परमाणु हथियारों का बेड़ा भी क्राइमिया में मौजूद है। ऊपर से क्राइमिया ऐसी जगह पर है जहां से रूस एक बहुत बड़े इलाके पर आसानी से निगरानी कर सकता है। फरवरी में जब यूक्रेन पर रूस की फौज ने हमला किया था उस वक्त भी क्राइमिया का तगड़ा इस्तेमाल हुआ था। दक्षिणी यूक्रेन के इलाकों पर हमला करने के लिए क्राइमिया के रास्ते ही रूस की फौज दाखिल हुई थी। इसीलिए मस्क को लगता है कि क्राइमिया पर आंच आई तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा, जिसके बाद तीसरा विश्व युद्ध होकर रहेगा। और एक बार अगर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल शुरू हुआ तो पूरी दुनिया का अंत तय हो जाएगा। इधर उत्तर प्रदेश के आगरा में वकीलों के चेंबर को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। आरोप है कि जिन चेंबरों को ढहाया गया वो अवैध कब्जा करके बनाए गए थे, जिन्हें प्रशासन ने मलबे में बदल दिया। प्रशासन की कार्रवाई का जो वीडियो सामने आया उसमें बुलडोजर चेंबर की छत को तोड़ता दिखाई दिया। चंद मिनट के अंदर बुलडोजर ने पूरे चेंबर को ध्वस्त कर दिया। हालांकि इस दौरान प्रशासन की टीम को वकीलों के गुस्से का सामना भी करना पड़ा, लेकिन लाख विरोध के बावजूद प्रशासन की टीम ने अवैध कब्जे पर बने चेंबर को मलबे में तब्दील कर दिया। जानकारी के मुताबिक करीब 8 चेंबर तोड़े गए। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में इंटरपोल की जनरल असेंबली का उद्घाटन किया और इस बैठक में 195 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जहां प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ दुनिया भर में एकजुटता दिखाने पर जोर दिया। इंडिया हैज शोन विलिंगनेस टू टेक द लीड in any kind of crisis.
भारत में इंटरपोल की जनरल असेंबली 25 साल बाद हो रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करते नजर आए। आरोप है कि उन्हें सचिन शर्मा नाम का एक शख्स वहां लेकर गया और मंदिर में अपने साथ हनुमान चालीसा पढ़वाकर उनका वीडियो भी बनवाया। इस घटना के बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी सचिन शर्मा समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। चुनावी लाभ की दृष्टि से और माहौल खराब करने का प्रयास इनके द्वारा किया गया है। पुलिस ने दावा किया कि आरोपी हिंदू सेना नाम के एक संगठन से जुड़ा था, जिसने खुद ही ये वीडियो बनवाकर वायरल किया। उधर यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग के कारण ब्रिटेन में ब्लैकआउट का खतरा बढ़ गया। मतलब ये कि अगर ये युद्ध यूं ही चलता रहा तो कुछ ही वक्त बाद ब्रिटेन अंधेरे में डूब सकता है। यानी कि लोगों को सर्दियां बिना बिजली के काटनी पड़ सकती हैं। वो सर्द दिन और रातें जिनमें पानी गर्म करने से लेकर कमरे में हीटर चलाने तक के लिए बिजली की जरूरत होती है। ब्रिटेन में सबसे बड़ी मात्रा में बिजली का ट्रांसमिशन करने वाली नेशनल ग्रिड के अधिकारियों ने ब्लैकआउट के लिए लोगों को अलर्ट किया और ये साफ शब्दों में बताया कि जंग की वजह से सर्दियों की कई शामें उन्हें अंधेरे में काटनी पड़ सकती हैं। क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग खत्म होती नहीं दिख रही और रूस पर लगे बैन की वजह से गैस का इंपोर्ट नहीं हो पा रहा, जिसका सीधा असर बिजली के ट्रांसमिशन पर होने की आशंका बढ़ गई, क्योंकि वहां बड़ी मात्रा में बिजली गैस से बनाई जाती है। हालांकि रूस से ब्रिटेन गैस को इंपोर्ट नहीं करता। रूस यूरोप के देशों को गैस की सप्लाई करता है, जिनसे ब्रिटेन तक गैस पहुंचती है। ऐसे में नेशनल ग्रिड ने चेतावनी दी कि जनवरी और फरवरी के महीने में रोजाना 3 घंटे के ब्लैकआउट से लोगों को गुजरना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि शाम को 4 बजे से 7 बजे तक बिजली काटी जाएगी, जिस वजह से ब्रिटेन के लोगों को कड़कड़ाती ठंड में बिना बिजली के अंधेरे में रहना पड़ सकता है। हालांकि बताया जा रहा है कि ये समस्या न खड़ी हो, इसके लिए लगातार प्लान तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें बिजली की कम खपत करने वाले लोगों को इनाम देने जैसी स्कीम भी शामिल है। इधर महाराष्ट्र के पुणे में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। मूसलाधार बारिश के बाद वहां गलियां तालाब में तब्दील हो गई, जिसकी वजह से घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां उसमें बहती दिखी। वहां के एक इलाके से आई तस्वीरों में तो एक स्कूटर खिलौने की तरह बहता नजर आया। सैलाब के बीच फंसे स्कूटर सवार 2 लोग उसे निकालने की कोशिश भी करते रहे, मगर बहाव इतना तेज था कि भारी भरकम स्कूटर को बाहर निकाल पाना मुश्किल हो गया। इसी बीच पानी के थपेड़ों से वो खुद को भी संभाल नहीं पाए और स्कूटर के साथ आगे की ओर बढ़ते चले गए। ऐसा ही हाल पुणे के दूसरे इलाकों का भी रहा। मॉल से लेकर पुणे रेलवे स्टेशन के अंदर तक सैलाब घुस गया। टिकट काउंटर हो या प्लेटफॉर्म तक जाने वाला रास्ता, सब डूब गया। कुछ लोग कमर तक भरे पानी के बीच से होते हुए स्टेशन से बाहर निकले। वहीं हेरिटेज मॉल में खड़े कुछ स्कूटर पानी में गिर गए और गाड़ियों ने तो जल समाधि ही ले ली। इस बीच मध्य प्रदेश के छतरपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां मोबाइल चोरी के शक में एक आदमी ने बच्चे को कुएं से लटका दिया, जिसका वीडियो वहां मौजूद कुछ लोगों ने बना लिया, जिसमें वो एक हाथ से पानी से भरे कुएं में 9 साल के मासूम को लटकाते हुए नजर आया। गिरने के डर से घबराए बच्चे ने कुएं के किनारे मौजूद पत्थर को पकड़ लिया और लोगों से उसे बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन उस आदमी ने बच्चे की एक न सुनी और उसे वहीं लटकाए रखा। इसकी खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी आदमी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया, जिसके बाद इस घटना का वीडियो वायरल हो गया। हमारे पास जानकारी है, इमीडिएट फोर्स गया और हमने केस रजिस्टर्ड कर लिया। उधर सेशन कमांडर रमजान कादिरव के बेटों का एक नया वीडियो सामने आया, जिसके बाद यह सवाल उठा कि क्या वो जंग में शामिल होने के लिए मारियोपोल पहुंचे हैं, क्योंकि कुछ रोज पहले ही कादिरव ने ऐसे संकेत दिए थे कि वो अपने 3 नाबालिग बेटों को जंग में उतार सकते हैं। और उस वक्त उन्होंने अपने बेटों की ट्रेनिंग का एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें वो खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करते दिखाई दिए थे। राइफल हो या फिर रॉकेट लॉन्चर, कादिरव के बेटे उनकी ट्रेनिंग लेते नजर आए थे। उनका एक बेटा तो बख्तरबंद गाड़ी में लगी मशीन गन से ताबड़तोड़ फायरिंग करता नजर आया था। अपने बेटों का वीडियो जारी करते हुए कादिरव ने ऐलान किया था कि उनके बेटों ने बहुत कम उम्र में मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी और अब समय आ चुका है कि जब उनके अनुभव की असली युद्ध में परीक्षा होगी। और उनके इसी ऐलान के बाद माना जा रहा था कि कादिरव कभी भी अपने 3 बेटों को यूक्रेन की जंग में भेज सकते हैं। अब जो वीडियो सामने आया उसमें दावा किया गया कि वो 3 मारियोपोल पहुंच गए हैं। और भारी सुरक्षा घेरे के बीच कादिरव के बेटे वहां की एक सड़क पर खड़े दिखाई दिए। उनकी उम्र महज 14, 15 और 16 साल है, लेकिन जैसे खतरनाक हथियार लेकर वो खड़े दिखाई दिए, उससे तो यही लगता है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन के सैनिकों की खैर नहीं। इसकी वजह यह है कि इन तीनों को बचपन से ही चेचन लड़ाकों की तरह बेहद सख्त ट्रेनिंग दी गई है। मतलब यह कि कादिरव के 3 बेटे उसी बेरहमी से हमला कर सकते हैं जैसे चेचन लड़ाके करते हैं। इसके साथ ही अपने कमांडर के बेटों को अपने बीच पाकर चेचन लड़ाकों का हौसला भी आसमान छूने लगेगा। वो ज़ेलेंस्की की फौज पर और बुरी तरह टूट पड़ेंगे।
और माना जा रहा है कि इसी वजह से कादिरोव ने अपने 3 नाबालिग बेटों को युद्ध के बीच यूक्रेन भेज दिया, क्योंकि वो इससे पहले भी कई बार अपने लड़ाकों का हौसला बढ़ाने के लिए ऐसे कदम उठाते रहे हैं। और जंग की शुरुआत में तो वो खुद ही मारियोपोल पहुंच गए थे। तब वहां भीषण लड़ाई छिड़ी हुई थी। यूक्रेन की सेना पीछे हटने को तैयार नहीं थी, लेकिन कादिरोव के वहां जाने के बाद जंग का रुख पलटने लगा था। इसके बाद तो उन्होंने मारियोपोल की जंग में अपने सबसे खूंखार कमांडरों को उतार दिया था। उन्होंने उनसे यह वादा लिया था कि वो उन्हें मारियोपोल जीतकर तोहफा देंगे, और उनके कमांडरों ने ऐसा करके दिखाया भी था। अब यूक्रेन और रूस की जंग एक और निर्णायक मोड़ पर खड़ी दिख रही है। कुछ दिनों पहले तक यूक्रेन का पलड़ा भारी था। इसके बाद पुतिन ने कीव समेत कई शहरों पर मिसाइलें बरसाकर एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई, और माना जा रहा है कि अब कादिरोव ने अपने बेटों को वहां भेजकर उसी ताकत में इजाफा कर दिया। यानी आने वाले दिन यूक्रेन के लिए भारी पड़ सकते हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूएनडीपी के आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 15 साल में गरीबी आधे से ज्यादा कम हुई है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने दावा किया कि भारत ने गरीबी हटाने के मामले में कई देशों को पीछे छोड़ दिया है। और भारत की वजह से पूरे दक्षिण एशिया में गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों की संख्या कम हुई है। यूएनडीपी के आंकड़ों के मुताबिक 2005-2006 में गरीबी 55% से ज्यादा थी, जो ताजा रिपोर्ट में घटकर 16% तक आ गई है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है दिल्ली से, जहां एनआईए ने आतंकियों और गैंगस्टरों के बीच गठजोड़ मामले में एक वकील को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए वकील का नाम आसिफ बताया जा रहा है। एनआईए ने उनके घर से 4 पिस्तौल भी बरामद करने का दावा किया। एनआईए ने इस मामले में दिल्ली और पंजाब समेत 5 राज्यों में 50 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की थी। बताया गया कि यह कार्रवाई भारत और विदेशों में आतंकियों, गैंगस्टरों और ड्रग्स माफिया के गठजोड़ को खत्म करने के मकसद से की गई थी। ओपी तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओपी, क्या पता चल रहा है इसमें? आसिफ कौन है ये? बिल्कुल किशोर, मैं बता दूं कि अब तक गिरफ्तार लोगों की संख्या 2 हुई है। आसिफ के अलावा काला जोशी गैंग का राजू मोटा नाम के सदस्य को भी एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया। यानी कुल मिलाकर 2 गिरफ्तारी हो गई हैं। आसिफ नाम का जो वकील है, इस पर आरोप है कि अपराधियों से इसके बेहद मधुर संबंध थे और कुछ वकील इन अपराधियों को शेल्टर देने का काम कर रहे थे। यही कारण है कि आज एनआईए ने कुछ वकीलों के यहाँ भी छापेमारी की थी और अब तक की छापेमारी के दौरान एक वकील समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। किशोर, शुक्रिया ओपी आपका। उधर मुंबई में एमएनएस ने मैकडॉनल्ड्स को मेन्यू में बदलाव करने की धमकी दे डाली। इसके लिए एमएनएस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मैकडॉनल्ड्स के दफ्तर पहुंचे और वहां के अधिकारियों को एक चिट्ठी सौंपी, जिसके जरिए उन्होंने ये अल्टीमेटम दिया कि मैकडॉनल्ड्स 90 दिनों में हलाल मीट को अपने मेन्यू से हटाए या फिर झटका मीट से बने खाने को भी उसमें शामिल करे। हम लोग देंगे और ये मुद्दा आखिर तक हम लोग लगा के रखेंगे। साथ ही एमएनएस ने ये चेतावनी भी दी कि अगर मैकडॉनल्ड्स ने अपने मेन्यू में जल्द ही बदलाव नहीं किए तो एमएनएस के कार्यकर्ताओं को एक्शन उठाने से रोकना मुश्किल हो जाएगा। इधर राहुल गांधी की श्रीराम से तुलना पर सियासी बवाल शुरू हो गया। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ करने के चक्कर में उन्हें श्रीराम के साथ खड़ा कर दिया और कह दिया कि राहुल गांधी तो श्रीराम से भी बड़ी यात्रा पर निकले हैं। भगवान राम भी अयोध्या से श्रृंखला तक पैदल गए थे, पर ये राहुल गांधी उससे भी ज्यादा पैदल जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी की राम से तुलना पर बीजेपी भड़क गई। एक तरह से हमारी संस्कृति का अपमान है, भगवान राम का अपमान है। राहुल गांधी ने पिछले महीने कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। इस बीच जंग में बंदी बनाए गए यूक्रेन के सैनिकों को रूस ने रिहा कर दिया। सैनिकों की इस अदला बदली में यूक्रेन की 100 से ज्यादा महिलाओं को पुतिन के पंजे से आजादी मिल गई, जो जंग के पहले दिन से अपने देश को बचाने के लिए रूस से लोहा ले रही थी। लेकिन यूक्रेन के अलग अलग इलाकों से इन्हें कैद कर लिया गया और 1 या 2 नहीं बल्कि 8 महीने से ज्यादा वक्त तक रूस की सेना ने उन्हें टॉर्चर किया। जानकारी के मुताबिक दोनों देशों के बीच 110 सैनिकों की अदला बदली हुई, जिनमें यूक्रेन की 108 महिला सैनिकों की घर वापसी हुई, जिन्हें रूस की सेना ने युद्ध के दौरान बंदूक की नोक पर बंदी बनाया था। और जब उन्हें रिहा किया गया तो लोग उनके सम्मान में खड़े नजर आए। बस से उतरते ही उनके कंधों पर यूक्रेन का झंडा डाल दिया गया, जिसके बाद कुछ महिलाएं अपने घर वालों से बेहद खुशी से मिली तो कुछ के आंसू ही नहीं रुके। बताया गया कि इन महिलाओं के बदले यूक्रेन ने भी रूस के 108 कैदियों को रिहा किया। ये वो सैनिक थे जो जंग की शुरुआत से ही मैदान में डटे थे। इधर गुजरात के वडोदरा में एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। वहां राजस्थान के भीलवाड़ा से मुंबई जा रही बस की टक्कर एक ट्रक से हो गई, जिससे उसके परखचे उड़ गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसमें सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 6 मृत्यु हुआ है और 15 लोगों के सारवार चालू है। दावा किया गया कि ड्राइवर ने आगे चल रही एक कार को ओवरटेक करने की कोशिश की, जिसकी वजह से बस सामने से आ रहे ट्रक से जा भिड़ी। यह हादसा इतना भयानक था कि बस में सवार कई लोगों की मौत हो गई तो वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।
उधर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक मेले में झूला झूलने के लिए दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सामने आया, जिसमें दो पक्षों के कुछ लोग एक दूसरे को थप्पड़ जड़ते नजर आए। इसके बाद तो वहां अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद कुछ लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन हंगामा कर रहे लोगों ने उनकी एक नहीं सुनी। बताया गया कि छोटी सी बात पर शुरू हुए विवाद ने चंद मिनटों में बड़ा रूप ले लिया और वहां धक्का मुक्की और मारपीट शुरू हो गई। इसी बीच कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे, मगर वो उनके सामने भी शांत होते नहीं दिखे। आपने जिसमें रंग भरा था वो तस्वीर बदल गई है। आपने जिसमें रंग भरा था वो तस्वीर बदल गई है। अब तो कानों कान चलेगी, आखिर बात निकल गई है। 100 बात की एक बात कही शलभ ने, टूटी किश्ती दूर किनारा, सर पर है घनघोर घटा। ऐसे में तूफानों की नीयत भी चुपचाप बदल गई है। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात का।